I'm very glad and privileged to introduce Mr. Shadab Hussain to our panelists and to our attendees today. Mashallah, Mr. Shadab Hussain is a number one All India rank holder in Chartered Accountants. He has rank 24, All India rank 24 in Integrated Professional Competency course. Mashallah, he is graduated in Accounts and Finance, Accounting and Business Management and Taxation from University of Kota, UOK, Rajasthan, India. Currently, he is working with ONGC, Oil and Natural Gas Corporation Limited, as Finance and Accounting Executive. Past, he had worked with Chartered and Company as Accounts and Audit Executive. Mashallah, he is having a vast experience. He is a Chartered Accountant by profession. I would like to welcome today's speaker, Mr. Shadab Hussain. Sir, floor is yours. Assalamu alaikum. You can take over. Thank you, sir. Assalamu alaikum. My name is Shadab Hussain. I'm Chartered Accountant by profession, and I have secured rank 1 in CA Final and rank 24 in CA Inter. And I would like to discuss today all about CA exams. तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि हमारा एजेंडा क्या है, बिकॉज इट्स नॉट ऑल अबाउट एग्जाम्स. सबसे पहले हमें ये समझना होगा, हमारे बहुत सारे मेंबर्स ऐसे भी जुड़े हैं हमारे साथ, दे डोंट नो अबाउट सीए एग्जाम्स. सो उनको पहले ये बताना जरूरी है कि सीए एग्जाम में वो कैसे एनरोल हो सकते हैं. देन वी विल डिस्कस फी स्ट्रक्चर, देन वी विल कम टू एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स, जो आज का हमारा हॉट टॉपिक है. देन वी विल डिस्कस कि सीए बनने के बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है. देन इन सभी चीजों को डिस्कस करने के बाद वी विल कम टू अ कंक्लूजन whether we should join this course or not. So we shall start first with the overview CA course. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा जो CA कोर्स है, इसको गवर्न करने के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी बनाया गया है जिसका नाम है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं. ICAI पूरे एग्जाम्स को कंडक्ट करवाता है, टेस्ट लेता है, आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है, आपको जो मेंबर्स हैं जो सीए बन जाते हैं उन सबको रेगुलेट करता है, उन सबके लिए नॉर्म्स बनाता है. तो एक तरह से फॉर एग्जांपल अगर आप राजस्थान स्टेट बोर्ड का एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे राजस्थान बोर्ड है, यूपी में यूपी बोर्ड है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है. इसी तरह हमें जो रेगुलेट करता है वो है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसे हम ICAI बोलते हैं. ICAI साल में 2 बार मई नवंबर टर्म में सीए एग्जाम कंडक्ट करवाता है. जो सीए एग्जाम का पैटर्न है ये 3 लेवल एग्जाम से. सबसे पहले फाउंडेशन लेवल होता है जो कि एक तरह से एंट्रेंस एग्जाम्स है. उसके बाद सीए इंटरमीडिएट एग्जाम होता है, देन सीए फाइनल एग्जाम होता है. सीए ये एक मोस्ट कॉमन रूट है जहाँ पे आप एंट्रेंस एग्जाम देकर सीए कोर्स में एंट्री कर सकते हैं. इसके अलावा आपके पास एक और रूट है, जो ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं वो भी सीए कोर्स में एंटर कर सकते हैं, उसके लिए अलग रूट है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फाउंडेशन रूट से किस तरह आप सीए कोर्स में एंट्री कर सकते हैं. तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जब आप क्लास 10th पास कर चुके हैं उसके बाद आपको सीए कोर्स में एनरोलमेंट करना होगा. सीए फाउंडेशन के लिए आपको एनरोल करना होगा खुद को. इसकी लास्ट डेट क्या होती है, अगर आप मई एग्जाम्स में अपियर होना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर अभी आप 12th क्लास में हैं और आप मार्च 2022 में 12th क्लास के एग्जाम दे चुके हैं और आप मई 2022 को सीए फाउंडेशन एग्जाम्स में अपियर होना चाहते हैं, तो आपको 1 जनवरी 2022 या उससे पहले सीए फाउंडेशन के लिए एनरोल होना होगा. अगर आप मार्च 2022 में 12th क्लास का एग्जाम दे रहे हैं और नवंबर 2022 में आप सीए फाउंडेशन के लिए अपियर होना चाहते हैं, तो आपको 1 जुलाई या उससे पहले सीए फाउंडेशन के लिए एनरोल होना होगा. तो अगर आप मई एग्जाम्स के लिए अपियर होना चाहते हैं तो 1 जनवरी आपके लिए लास्ट डेट है. अगर आप नवंबर एग्जाम्स में अपियर होना चाहते हैं तो 1 जुलाई आपके लिए लास्ट डेट है. तो एनरोल फॉर सीए फाउंडेशन कोर्स. देन जब आप 12th क्लास के एग्जाम दे चुके हैं, इवन तो आपका रिजल्ट पेंडिंग है, आप सीए फाउंडेशन एग्जाम्स में अपियर हो सकते हैं. जब आप सीए फाउंडेशन एग्जाम्स क्लियर कर लेंगे तो आपको सीए इंटर एग्जाम्स के लिए अपियर होना होगा. सर सीए फाउंडेशन एग्जाम्स के बारे में और डिस्कस करते हैं, ये क्या होता है, इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं और क्या पासिंग क्राइटेरिया है. ठीक, तो सीए फाउंडेशन एग्जाम्स में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं. हर एक सब्जेक्ट को 100 मार्क्स मिलता है, हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स कैरी करता है. आपको पास होने के लिए 2 शर्त है. पहला,
इंडिविजुअली आपको हर एक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स स्कोर करना होता है और एग्रीगेटली आउट ऑफ टोटल मार्क्स आपको 50% मार्क्स स्कोर करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स कैरी कर रहा है तो टोटल आपके 400 मार्क्स का एग्जाम होगा। आपको इंडिविजुअली हर एक सब्जेक्ट में 40 मार्क्स स्कोर करना होगा और एग्रीगेटली यानी आउट ऑफ 400 आपको 50% यानी 200 नंबर स्कोर करने होंगे। तो आपको इंडिविजुअली हर एक सब्जेक्ट में 40 मार्क्स स्कोर करना होगा और एग्रीगेटली 200 या उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट हर सब्जेक्ट में 45 मार्क्स स्कोर कर रहा है, तो अगर आप इसका टोटल करेंगे तो इंडिविजुअली तो उसने हर एक सब्जेक्ट में 40 मार्क्स तो स्कोर कर लिया, लेकिन उसका एग्रीगेट 180 हुआ है, यानी वो 200 मार्क्स स्कोर नहीं कर पाया। तो इस केस में वो फेल हो जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट हर सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट में 60 मार्क्स स्कोर कर रहा है और किसी एक सब्जेक्ट में वो 30 मार्क्स स्कोर कर रहा है, तो उसने 3 सब्जेक्ट में तो इंडिविजुअली 40% से अबव स्कोर कर लिया, लेकिन एक सब्जेक्ट में वो 40% स्कोर नहीं कर पाया। हाउएवर उसका एग्रीगेट 200 से अबव है, लेकिन स्टिल वो सीए फाउंडेशन एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएगा। ठीक, इस एग्जाम का में 4 सब्जेक्ट्स हैं। इसमें आपकी बेसिक मैथ्स, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इकोनॉमिक्स और बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड नॉलेज को टेस्ट किया जाता है। ये ज्यादातर सिलेबस आपका 11th और 12th क्लास में जो कॉमर्स सिलेबस होता है उससे रिलेटेड होता है, साथ में कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी होते हैं। तो एक तरह से आपका एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, जिसे बाकी एग्जाम्स में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको जेई मेंस और एडवांस एग्जाम देना होता है। अगर आप मेडिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको नीट का एग्जाम देना होता है। तो उसी तरह सीए फाउंडेशन एक तरह से हमारा एंट्रेंस एग्जाम होता है, जहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। जब आप सीए फाउंडेशन एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको सीए इंटर एग्जाम्स में रजिस्टर होना पड़ता है। सीए इंटर एग्जाम्स में रजिस्टर होने के बाद आपको 8 मंथ का स्टडी करना पड़ता है। सीए कोर्स का कोई कॉलेज नहीं होता, सारा स्टडी डिस्टेंस लर्निंग के जरिए होता है। आप अपने घर बैठे स्टडी कर सकते हैं, आप कोई प्राइवेट कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, या हमारा जो सीए इंस्टीट्यूट है उसने भी एक सीए ट्यूब यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे वो सारी क्लासेस अपलोड करता है सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज। आप उन क्लासेस को भी लेकर सीए कोर्स की तैयारी कर सकते हैं। सीए फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल तीनों लेवल की क्लासेस अवेलेबल है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहां से क्लासेस कर सकते हैं, वहां से आप बेनिफिट ले सकते हैं, आपको कहीं कोचिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो सीए इंटर एग्जाम्स के बारे में हम बात कर रहे थे। सीए इंटर एग्जाम्स में रजिस्टर होने के बाद आपको 8 महीने का सेल्फ स्टडी करना होगा, डिस्टेंस लर्निंग। या तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं या सीए ट्यूब जो चैनल है आईसीआई का, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 8 महीने स्टडी करने के बाद आपको सीए इंटर एग्जाम्स का एक फॉर्म होता है, उसको फिल करके उसमें रजिस्टर होना होगा। देन आप मई या नवंबर टर्म जो भी आपके लिए सुटेबल हो, जैसी भी आपकी स्ट्रेटेजी हो, उसमें आप अपीयर हो सकते हैं। सीए इंटर एग्जाम्स में टोटल 8 सब्जेक्ट्स होते हैं और ये 8 सब्जेक्ट्स 2 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट होता है। हर एक ग्रुप में 4-4 सब्जेक्ट होते हैं। आप चाहें तो दोनों ग्रुप में अपीयर हो सकते हैं, चाहे तो सिंगल ग्रुप करके भी आप एग्जाम दे सकते हैं। क्योंकि हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी अच्छी से ना हो पाई हो, जिनको बहुत बर्डनसम लगता हो बहुत ग्रुप की तैयारी करना, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, सबको कंप्लीट करना, कवर करना बहुत डिफिकल्ट होता है, हार्डवर्क करना बहुत जरूरी होता है। तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए वो थोड़ा डिफिकल्ट हो, तो वो एक ग्रुप करके भी इस एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं। जब आप सीए इंटर के किसी एक ग्रुप में क्लियर पास हो जाते हैं या दोनों ग्रुप पास हो जाते हैं, दोनों कंडीशन है। अगर आप एक ग्रुप में पास हो जाते हैं तो भी आप सीए इंटर के लिए सीए इंटर के बाद आर्टिकलशिप के लिए रजिस्टर हो सकते हैं। अगर आप बोथ ग्रुप पास हो गए तो भी आप आर्टिकलशिप के लिए रजिस्टर हो सकते हैं। तो मिनिमम एक ग्रुप आपका पास करना जरूरी है फॉर रजिस्टर टू आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप 3 साल का होता है। आर्टिकलशिप में रजिस्टर होने से पहले आपको एक आईटी ट्रेनिंग और सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग करना मैंडेटरी होता है। क्यों? क्योंकि आपने स्कूलिंग में 12th क्लास तक एंड सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटर तक केवल बुक्स पढ़ी हैं, आपने केवल नॉलेज लिया है। यू डोंट नो हाउ टू यूज MS Excel, you don't know how to use MS Word, you don't know how to appear before client, you don't know how to appear before income tax department, GST department, tax authorities. So इसी के लिए जरूरी था कि आपको IT नॉलेज दिया जाए, आपको सॉफ्ट स्किल आप में डेवलप किया जाए। सो आर्टिकलशिप में रजिस्टर होने से पहले आपको 4 वीक IT ट्रेनिंग एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग करना होता है। उसको करने के बाद ही आप सीए इंटर्नशिप के लिए जा सकते हैं। तो 2 कंडीशन है सीए आर्टिकलशिप के लिए, इंटर्नशिप के लिए रजिस्टर होने के लिए। एक, आपको एक ग्रुप पास करना होगा सीए इंटर का। दूसरा, आपको 4 वीक IT एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग करना जरूरी है। जब आप सीए इंटर के दोनों ग्रुप पास कर लेंगे तो आप सीए फाइनल कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं।
अब आपकी आर्टिकलशिप और सीए फाइनल दोनों की प्रिपरेशन साथ साथ चलती रहेगी। आपको आर्टिकलशिप में भी ध्यान देना होगा, साथ में आपको सीए फाइनल के एग्जाम पे भी फोकस करना होगा। हमारा स्केड्यूल क्या होता था जब हम प्रिपेयर करते थे सीए फाइनल के लिए ड्यूरिंग आर्टिकलशिप, हमारी 6:30 to 9:30 हमारी क्लासेस होती थी। देन 11 to 5 और 6 PM हमारी इंटर्नशिप होती थी। देन अगेन शाम को 6 PM to 9 PM हमारी क्लासेस होती थी। तो इतना स्केड्यूल जो होगा थोड़ा टफ होता है, डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये प्रोसेस है, सभी स्टूडेंट इसी प्रोसेस से गो थ्रू करते हैं। इसलिए बोलते हैं कि सीए कोर्स करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि हमारा प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं एक पॉइंट पे, उसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे किस तरह से आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। तो सीए फाइनल में आपको रजिस्टर होना है। देन आप चाहें तो सीए फाइनल में भी 8 सब्जेक्ट हैं, आप चाहें तो एक ग्रुप में अपियर हो सकते हैं, आप चाहें तो बोथ ग्रुप में अपियर हो सकते हैं। इसमें भी सेम पैटर्न, हर ग्रुप में 4-4 सब्जेक्ट होता है। तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि आपका सीए फाइनल का एग्जाम कब होता है। जब आप इंटर्नशिप के 2.5 ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, 2.5 साल आपके इंटर्नशिप के हो चुके हैं, और आप अपनी इंटर्नशिप के लास्ट 6 मंथ में हैं, जब आपने 2 साल 6 महीने कंप्लीट कर चुके हैं इंटर्नशिप, और आपकी इंटर्नशिप को लास्ट 6 मंथ बचे हैं, और इस लास्ट 6 मंथ में अगर नवंबर और मई के कोई एग्जाम्स हो रहे हैं सीए फाइनल के, तो आप इन एग्जाम्स में अपियर हो सकते हैं। जब आप सीए फाइनल एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं और आपका 3 साल का ट्रेनिंग पूरा हो जाता है, देन यू बिकम क्वालिफाइड, यू बिकम एलिजिबल टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप अपने आप को एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एनरोल कर सकते हैं। जस्ट एग्जाम्स पास करना आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनाता। एग्जाम पास करने के बाद आपको इंस्टीट्यूट के पास अप्लाई करना पड़ता है, प्रिस्क्राइब फीस होती है वो पे करना होता है, देन आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो। साथ में यहाँ पे आपको सीए फाइनल एग्जाम जब आप देंगे, उससे पहले अगेन आपको 4 वीक एडवांस ट्रेनिंग और एसेस ट्रेनिंग करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जाम पास कर देंगे, उसके बाद आपका कैंपस प्लेसमेंट होता है। वहां पे आपको बहुत सारी कंपनीज के साथ इंटरव्यू देना पड़ता है, आपको जीडी फेस करना पड़ता है। इन सभी चीजों को प्रिपेयर करने के लिए आपको सॉफ्ट स्किल होना, आपको मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स देना जरूरी है। इसीलिए इंस्टीट्यूट ने ये मैंडेटरी किया कि आप सीए फाइनल एग्जाम देने से पहले आप 4 वीक एडवांस आईटी ट्रेनिंग और सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग कंप्लीट करो। एडवांस आईटी ट्रेनिंग में आपको VBA, MS एक्सेल, एडवांस एक्सेल, इन सब चीजों के बारे में समझाया जाता है। ठीक, तो ये हमारा सीए फाउंडेशन से लेकर सीए फाउंडेशन रूट से सीए कोर्स का ओवरव्यू था। इसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि एक अलग रूट भी होता है। नॉर्मली लोग सीए फाउंडेशन रूट को ही फॉलो करते हैं। इसके अलावा जो ग्रेजुएट्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, वो लोग भी सीए कोर्स में एंट्री कर सकते हैं। तो देखते हैं कि कौन स्टूडेंट्स हैं जो एलिजिबल हैं टू गेट रजिस्टर्ड फॉर सीए फाइनल एग्जाम्स और सीए कोर्स। तो जो कॉमर्स ग्रेजुएट्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, जिन्होंने बीकॉम या एमकॉम किया है, उनको मिनिमम 55% मार्क्स स्कोर करना जरूरी है इन देयर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन। तो वो एलिजिबल हो सकते हैं सीए कोर्स में एनरोल होने के लिए। जो अदर ग्रेजुएट्स है, फॉर एग्जाम्पल जिन्होंने बीएससी किया है या जिन्होंने बीटेक किया है, उनको मिनिमम 60% मार्क्स होना जरूरी है। जो इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया या इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का इंटर लेवल पास स्टूडेंट्स है, उनको सीए इंटर वो भी इस कोर्स में रजिस्टर हो सकते हैं, प्रोवाइडेड उन्होंने इंटर लेवल एग्जाम्स और पोस्ट अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरी क्रैक किया हो। तो जो इंटर लेवल पे है वो लोग भी यहाँ पे एनरोल हो सकते हैं, और जो ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स है वो भी सीए कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। तो इन स्टूडेंट्स को क्या है, सबसे पहले 4 वीक का जो आईटी ट्रेनिंग है और सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग है, सबसे पहले इनको ये कंप्लीट करना होगा। देन इनको इंटर्नशिप के लिए रजिस्टर होना पड़ेगा 3 साल का। देन जब वो 9 महीने का इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेते हैं, तो उनको सीए इंटर एग्जाम्स का फॉर्म फिल करना होगा और सीए इंटर एग्जाम्स में अपियर होना होगा। तो इसमें थोड़ा रिक्वायरमेंट चेंज है। यहाँ पे आपको सीए फाउंडेशन एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंट रूट है, ये डायरेक्ट एंट्री रूट है। यहाँ पे आपको पहले ग्रेजुएशन करना होगा, देन उसके बाद आप डायरेक्टली इंटर्नशिप के लिए रजिस्टर हो जाइए, एंड देन आप सीए इंटर का एग्जाम दीजिए। देन जब आप इंटर का एग्जाम पास कर लेंगे, बोथ ग्रुप पास कर लेंगे सीए इंटर का, तो आप सीए फाइनल एग्जाम्स के लिए रजिस्टर हो सकते हैं। एंड देन सेम पैटर्न पे जब आपका 2.5 ईयर का सीए इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका इंटर्नशिप 2.5 साल का कंप्लीट हो जाएगा और आप लास्ट 6 मंथ में सर्व कर रहे होंगे एज ए इंटर्न, तो आप सीए फाइनल का एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ भी वही कंडीशन है, जब आप सीए फाइनल का एग्जाम देंगे तो इससे पहले आपको 4 वीक एडवांस आईटी ट्रेनिंग और सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग करना मैंडेटरी है। उसके बाद ही आप सीए फाइनल एग्जाम्स में अपियर हो सकते हैं। तो जब से आप सीए फाइनल एग्जाम्स क्वालिफाई कर लेंगे,
और जब आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगा तो आप इंस्टीट्यूट को फीस पे करके कुछ फॉर्म्स है, कुछ फॉर्मेलिटीज है, वो कंप्लीट करके आप इंस्टीट्यूट का मेंबर बन सकते हैं। आप अपने आप को एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट डेजिग्नेट कर सकते हैं। तो हमने समझ लिया कि सीए कोर्स का क्या, किस तरह से आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। दो रूट है, एक फाउंडेशन रूट जो कि यहाँ का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके सीए कोर्स में एंट्री करना, दूसरा होता है डायरेक्ट एंट्री रूट जिसमें ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स या जिन्होंने पोस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी का इंटर लेवल एग्जाम पास किया है वो लोग इस रूट के जरिए डायरेक्ट सीए इंटर में एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं फीस स्ट्रक्चर, इस कोर्स का कितना फीस है। तो सीए फाउंडेशन लेवल पे आपका फीस ऑलमोस्ट 9,400 रुपीज जाता है। 200 रुपीज इज कॉस्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड 9,000 रुपीज इज कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन फीस है 9,000 रुपए, बाकी प्रोस्पेक्टस की फीस है साथ में 200 रुपए। अगर आप चाहें तो स्टूडेंट जर्नल जो होती है उसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है। जो जर्नल होती है उसके अंदर आपको मंथली अपडेट्स मिलते हैं, मार्केट में क्या अपडेट्स आए, आपके सिलेबस में क्या चेंजेस हैं, क्या क्या हाई कोर्ट के डिसीजन है, क्या क्या नए नए केस लॉज आ रहे हैं, उन सब के बारे में आपको नॉलेज मिलती है। ये इंटर लेवल पे आपकी फीस, अगर आप बोथ ग्रुप को ऑप्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने डिस्कस किया था आपसे, सीए इंटर लेवल पे आप चाहें तो दोनों ग्रुप के लिए रजिस्टर हो सकते हैं, चाहे तो सिंगल ग्रुप के लिए आप अपीयर हो सकते हैं। तो अगर आप दोनों ग्रुप के लिए रजिस्टर हो रहे हैं तो आपकी फीस 15,000 रुपए रहेगी, साथ में स्टूडेंट्स एक्टिविटी फीस 2,000 रुपए है, एंड देन आर्टिकलशिप रजिस्ट्रेशन फीस जो हम सीए इंटर्नशिप के लिए जाएंगे 3 साल उसके लिए 1,000 रुपीज फीस प्रेस्क्राइब है। अगर आप सिंगल ग्रुप में अपीयर हो रहे हैं तो आपको हर ग्रुप के लिए 11,000 हजार रुपए पे करना होगा, साथ में आपको 2,000 रुपीज स्टूडेंट्स एक्टिविटी फीस पे करनी होगी जो कि वन टाइम फीस है। अगर आप एक एक ग्रुप में जा रहे हैं तो भी आपको 2,000 रुपए ही पे करना होगा, 4,000 रुपए पे नहीं करना होगा। तो आई विल रिकमेंड कि आप बोथ ग्रुप्स के लिए अप्लाई करें, और बोथ ग्रुप्स में क्योंकि आपको बेनिफिट मिलता है, आपका टोटल कॉस्ट ऑलमोस्ट 18,000 रुपए रहती है। अगर आप सिंगल ग्रुप करके जाएंगे तो आपकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा हो जाती है, इसलिए इट इज बेटर कि आप बोथ ग्रुप्स के लिए रजिस्टर हो। क्योंकि क्या होगा कि आपको पहले रजिस्टर होना पड़ता है सीए कोर्स के लिए, देन आपके फाइनल जब एग्जाम्स होते हैं उसका एग्जाम फॉर्म अलग होता है, उसके लिए आपको अलग से फिल करना पड़ता है एग्जाम फॉर्म। चाहे तो आप जब एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं तब आप सिंगल ग्रुप में रजिस्टर हो सकते हैं या आप बोथ ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप रजिस्टर जब कर रहे हैं, एनरोल हो रहे हैं, तो आप बोथ ग्रुप के लिए एनरोल हो। जब आपको फाइनल एग्जाम देना पड़ेगा सीए इंटर लेवल का, तब आप चाहें तो एग्जाम फॉर्म में सिंगल ग्रुप ऑप्ट कर सकते हैं कि आई एम अपीयरिंग ओनली फॉर दिस ग्रुप, या आप चाहें तो दोनों ग्रुप के लिए अपीयर हो सकते हैं। देन सीए फाइनल लेवल पे आपकी फीस है वो है 22,000 रुपीज। तो अगर आप इसके बाद एक और फीस है हमारे पास जो हमने ट्रेनिंग के बारे में पढ़ा था, जो हमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से पहले 3 साल का जो इंटर्नशिप होता है उससे पहले आईटी ट्रेनिंग एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग करना होता है, उसकी फीस है 6,500 एंड 7,000 रुपीज रेस्पेक्टिवली। उसके बाद जो हमें सीए फाइनल एग्जाम्स में अपीयर होने से पहले एडवांस आईटी ट्रेनिंग और मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स जो सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग होता है उसको हम कंप्लीट करना होता है, उसकी फीस है 7,500 एंड 7,000 रुपीज। तो अगर आप एग्रीगेट करेंगे तो टोटल फीस हमारी ऑलमोस्ट 80,000 रुपीज बनती है, जो आई थिंक कि जितने भी कोर्सेज हैं हमारे इंडिया में रेप्यूटेड उनमें सबसे सस्ता कोर्स है, सबसे इकोनॉमिक कोर्स है, और साथ में जो अपॉर्चुनिटीज आपको देगा बाद में वो अनबीटेबल है। अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स। सबसे पहले मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। व्हेन आई वाज इन क्लास 10 तब मैंने ये प्लान किया था कि मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल रैंक स्कोर करूंगा, बट आई कुडंट स्कोर द रैंक। मेरे 10 से 15 मार्क्स कुछ कम रह गए थे, आई कुडंट स्कोर डिस्ट्रिक्ट लेवल रैंक। फिर मैंने 12th क्लास में ट्राई किया कि मुझे स्टेट लेवल रैंक स्कोर करना है, तब मैं स्टेट लेवल रैंक स्कोर नहीं कर पाया, बट मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल रैंक स्कोर कर पाया। फिर मैंने सीए फाउंडेशन में प्रिपेयर किया, सीए फाउंडेशन में मेरा टारगेट ये था कि मुझे ऑल इंडिया रैंक टॉप 10 में आना है, बट स्टिल मैं रैंक स्कोर नहीं कर पाया। मैं कुछ 10 से 12 मार्क्स मेरे फिर कम रह गए और मैं फिर से रैंक स्कोर नहीं कर पाया। देन सीए इंटर में मैंने प्लान किया कि अब फिर मुझे टॉप 10 के लिए प्रिपेयर होना है एंड मुझे टॉप 10 में आना है, लेकिन मैं फिर से टॉप 10 में नहीं आ पाया, हालांकि मुझे रैंक 24 मिल गया था। देन सीए फाइनल में अगेन मैंने टारगेट किया कि मुझे टॉप 10 में फिर से स्कोर करना है रैंक, एंड देन फाइनली मुझे रैंक 1 मिला। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि हम जितना बड़ा अपना टारगेट करते हैं हमें उससे थोड़ा कम मिलता है। हमारे एफर्ट तो बढ़ जाते हैं लेकिन हमें थोड़ा कम मिलता है। इसके 2 फैक्टर्स हैं। जब आप बड़ा टारगेट करते हैं तो आपके एफर्ट बढ़ जाते हैं और आप उतनी शिद्दत से काम करते हैं, आपके जहन में बस वही बात होती है कि मुझे इतना टारगेट है, मुझे ये स्कोर करना है, मुझे ये रैंक पे आना है।
तो मैंने सीए फाउंडेशन, सीए इंटर लेवल पे, हर लेवल पे मैंने ट्राई किया कि मुझे टॉप 10 में आना है। लेकिन कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी है, बाहर का कंपटीशन इतना ज्यादा है, उसकी वजह से मैं कोशिश तो मैंने बहुत की, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कंपटीशन है उसकी वजह से मैं अपने जो मुकाम है, जो मैंने तय किया था, जो मैंने सोचा था, मैं उस पर पहुंच नहीं पाया। तो यहाँ पे एक चीज मुझे समझ आई कि हम जितना बड़ा टारगेट करते हैं, हम उतना ज्यादा मेहनत करते हैं, और हमारे हाथ में केवल यही फैक्टर है कि हम ज्यादा बड़ा टारगेट करें, हम ज्यादा मेहनत करें। अब बाहर की कंपटीशन को तो आप रोक नहीं सकते, हम केवल अपनी मेहनत को बढ़ा सकते हैं, हम अपने टारगेट को बढ़ा सकते हैं। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ आपसे कि आप भी क्या कीजिए, जब आप सीए इंटर या सीए फाइनल के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, या सीए फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो आप टारगेट कीजिए कि आपको रैंक स्कोर करना है, सो दैट अगर वर्ष टू वर्ष आप रैंक सिक्योर नहीं कर पाए तो एटलीस्ट आप बोथ ग्रुप तो क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि क्या होगा, अगर आप प्रिपेयर करेंगे सिंगल ग्रुप के लिए, या आप सोचेंगे कि नहीं मुझे सिंगल ग्रुप में बस पास होना है, या सिंपली हमें एक एक ग्रुप करके सीए बन जाना है, तो होगा क्या, आपके एफर्ट्स भी कम होंगे, साथ में कंपटीशन इतना ज्यादा है मार्केट में कि आप हो सकता है सिंगल ग्रुप भी क्लियर ना कर पाओ। और रैंक स्कोर करने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप बोथ ग्रुप में अपियर हो, सीए इंटर और सीए फाइनल लेवल पे। तो मेरे कहने का ये मतलब है, अनलेस यू ड्रीम बिग यू विल नॉट अचीव बिग। आपके लिए जरूरी है कि आप अपने टारगेट को जितना ज्यादा बड़ा हो सके उतना ज्यादा सोचो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि जितना ज्यादा आप सोचेंगे उतने ज्यादा आपके एफर्ट्स होंगे, और सीए एग्जाम्स में सबसे ज्यादा आपकी मेहनत ही काम आएगी। यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है, यहाँ पे कोई कोटा नहीं होता कि एसटी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कुछ रिजर्वेशन हो। यहाँ पे केवल आपका हार्डवर्क ही काम आएगा। आप जितना अच्छा हार्डवर्क करेंगे, जितना बड़ा सोचेंगे, उतना अच्छा आपका रिजल्ट होगा, उतने अच्छे आपके आउटकम होंगे। इसके बारे में एक मैंने कहीं लिखा था कि इफ शूट फॉर द मून इवन इफ यू मिस द टारगेट यू विल बी अमंग स्टार्स। आप जितना ज्यादा सोचेंगे आपको उतना अच्छा मिलेगा, अगर आपको नहीं भी मिलता तो भी आप टॉप लेयर में होंगे। उसके बाद जब आपने सोच लिया कि आपको रैंक स्कोर करना है या आपको बोथ ग्रुप्स क्लियर करना है, उसके बाद अब आपको आते हैं प्लानिंग के ऊपर, आपको किस तरह से आपको एग्जाम्स को प्लान करना है। सीए फाउंडेशन लेवल पे और सीए इंटर लेवल पे आपको अपनी क्लासेस कुछ इस तरह से मैनेज करनी है जब भी आप क्लासेस लेंगे, कि आपकी क्लासेस एटलीस्ट एग्जाम से 2 महीने पहले कंप्लीट हो जाए। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी नहीं करते, ज्यादातर स्टूडेंट क्लासेस ही लेते हैं, या आईसीआई की जो फ्री क्लासेस चलती है यूट्यूब चैनल पे उसको ज्वाइन करते हैं। तो आपको ये टारगेट करना है कि आपकी क्लासेस एग्जाम्स से, फॉर एग्जाम्पल अगर आप नवंबर एग्जाम्स में अपियर होना चाहते हैं तो सितंबर से पहले पहले आपकी क्लासेस हो जाए, ताकि आपके पास सेल्फ स्टडी का सफिशिएंट टाइम हो। क्योंकि होता क्या है, क्लासेस में आपको 4 से 5 घंटे बैठना पड़ता है एट अ टाइम, और जो कवरेज होता है क्लासेस में, अगर आप उसका सेल्फ स्टडी करोगे तो आप उस पार्ट को 1 घंटे में कवर कर सकते हो। तो एक तरह से आपका टाइम बहुत ज्यादा जाता है क्लासेस में। तो ट्राई कीजिए कि सीए इंटर और फाउंडेशन लेवल पे आपकी क्लासेस एटलीस्ट 2 महीने पहले हो जाए। उसके बाद आपको प्लान कुछ इस तरह से करना है सीए इंटर और फाइनल फाउंडेशन लेवल पे, कि आप 10 दिन का टारगेट बनाइए, 10 से 15 दिन का, एज पर आपकी कैपेसिटी क्या है, आपके पास टाइम कितना मिलता है। आप 10 से 15 दिन का टारगेट बनाइए, और उस 15 दिन में या 10 दिन में आप 2 सब्जेक्ट्स को उठाइए, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी सब्जेक्ट, और उन दोनों सब्जेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए 15 दिन के अंदर। और जब आप उन सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं 15 दिन में, दोनों सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, तो नेक्स्ट डे आप 1 दिन में उस पूरे सिलेबस से गो थ्रू कीजिए, उस पूरे सिलेबस को पढ़िए, और नेक्स्ट डे आप उसका टेस्ट दीजिए घर पे ही, सो दैट आपको ये पता चल जाएगा कि आपने जो कुछ पढ़ा है क्या उसमें आपका मार्क्स अच्छा आया, क्या आपने कुछ कमी तो नहीं है, आपको कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो अपने आप को टेस्ट करना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे अपने आप को टेस्ट करते रहिए, ताकि आपको पता चलता रहे कि हमारे में क्या कमी है, हमें कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। इसी तरह आप 15-15 दिन का हर एक सब्जेक्ट, 2-2 सब्जेक्ट को लेकर प्लान कर सकते हैं। साथ में हमारे सीए इंटर और सीए फाइनल लेवल पे कुछ थ्योरी सब्जेक्ट ऐसे हैं, इवन सीए फाउंडेशन लेवल पे भी थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल लॉ, ऑडिट, आईटी और इनकम टैक्स, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट्स फेल होते हैं। इन सब्जेक्ट्स को पास करने का एक ही तरीका है कि आप डेली बेसिस पे इन सब्जेक्ट से जुड़े रहें। अगर आप 15 दिन फॉर एग्जांपल अकाउंट्स और किसी दूसरे सब्जेक्ट को एसएफएम को प्लान कर रहे हैं, अगर आप 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं 15 दिन के लिए, तो आप मॉर्निंग में 45 मिनट्स और इवनिंग में 45 मिनट्स इन 4 सब्जेक्ट को जरूर दें। क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसे हैं, अगर आपका इन सब्जेक्ट से लिंक टूटता है 5-10 दिन भी, तो आप इन चीजों को भूल जाते हैं, आप इन चीजों को रिटेन नहीं कर पाते। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं
एक्चुअली स्टूडेंट्स को क्या होता है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में बहुत मजा आता है पढ़ने में, उनको बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चन सॉल्व करना, प्रैक्टिकली न्यूमेरिक सम्स सॉल्व करना, और थ्योरी पार्ट जो है जहाँ पे थोड़ा रिटेन करने की बात आती है उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता। तो इसीलिए इस टाइप के सब्जेक्ट्स को क्लियर करने का एक ही तरीका है कि आप उनको डेली बेसिस पे पढ़ें। डेली 45 मिनट्स हर एक सब्जेक्ट को दें। 45 मिनट्स सुबह आप ऑडिट को दे सकते हैं और 45 मिनट्स शाम को लॉ को दे सकते हैं। इसी तरह आप 45-45 मिनट अलग अलग सब्जेक्ट को, इससे अगर आप चारों को देंगे, ऑडिट, लॉ, आईटी और इनकम टैक्स एक्ट, अगर आप इन सबको डेली बेसिस पे टाइम देंगे तो इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप इन सबको रिटेन कर पाएंगे और आप इन सभी सब्जेक्ट को अच्छे से बाद में पास कर पाएंगे। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स इसी सब्जेक्ट में फेल होते हैं। जो हमारा सीए का रिजल्ट है, पासिंग रिजल्ट, वो इसीलिए कम है क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट थ्री सब्जेक्ट्स में पास नहीं हो पाते, वो उस पर इतना इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ते, वो उस पर ध्यान नहीं दे पाते। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका रिवीजन कुछ इस तरह से होना चाहिए। सीए फाइनल लेवल पे और सीए इंटर लेवल पे आपको 3 से 4 बार रिवीजन करना होगा। सीए फाउंडेशन लेवल पे आपका 2 से 3 रिवीजन इनफ होता है। सीए फाइनल लेवल पे आपको ये प्रिपेयर करना है कि आपका जो क्लासेस है वो एटलीस्ट 4 से 5 महीने पहले कंप्लीट हो जाए और जो आपका रिवीजन है वो 4 से 5 बार कंप्लीट हो जाए। सीए फाइनल लेवल पे एक और चीज की प्रॉब्लम आती है, जब आप इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तो आपको साथ में ही सीए फाइनल के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। तो उसके लिए आपको मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम क्लासेस करना होता है। और इसी बीच एक ये इशू आता है कि सर हम क्लासेस में पढ़ रहे हैं, हम उसको प्रॉपर रिवाइज नहीं कर पा रहे। हम 3 महीने तक रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं लेकिन हमें टाइम नहीं मिल पाता पढ़ने का। तो उसके लिए केवल एक ही रास्ता है कि आप जब आपका वीकेंड होता है, जब आप संडे को आपकी क्लासेस नहीं होती या आपका ऑफिस नहीं होता, उस टाइम पे आप पूरे वीक का सारा सिलेबस कवर करने की कोशिश कीजिए। जितना ज्यादा हो सके आप रिवाइज कीजिए जो आपने पूरा पढ़ा, और आप क्लासेस जब से आपकी स्टार्ट हुई तब से आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। हर एक क्वेश्चन को सोल्व करना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है, हर एक सम को सोल्व करना इतना पॉसिबल नहीं होता। तो आप केवल कॉन्सेप्ट को गो थ्रू कर सकते हैं फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, सो दैट आपको पता रहे कि हमने कितना पढ़ा। आपको उन सब चीजों को रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है। जब आप लीव्स पे होते हैं, जब आप 5 से 6 महीना पहले, हमें सीए जब हम इंटर्नशिप कर रहे होते हैं और जब हमारे सीए फाइनल एग्जाम्स आता है तो हमें एग्जाम से 5-6 महीने पहले ऑफिस से छुट्टी मिल जाती है सो दैट हम सीए फाइनल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो सके। तो ये टाइम आपके लिए सबसे क्रूशियल होता है क्योंकि अभी आपको एक बार तो पहले सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि बीच में जब आपकी इंटर्नशिप चलती होती है तब आप केवल उस सब्जेक्ट को रिवाइज कर पाते हैं, आप उसका कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन नहीं कर पाते क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता। आपके पास केवल वीकेंड ही होता है उन सबको रिवाइज करने का। तो अब जब आपको ऑफिस से छुट्टी मिल गई है तो अब आपको क्या करना होगा, पूरा सिलेबस को रिवाइज करना होगा। तो आपका फर्स्ट राउंड ऑफ स्टडी होगा वो सबसे ज्यादा टाइम लेगा। सीए फाइनल लेवल पे आपका रिवीजन 3 से 4 बार करना ये भी बहुत चैलेंजिंग होता है क्योंकि आपको फर्स्ट राउंड ऑफ जो स्टडी होगा वो आपको 2 से 2.5 महीना आपका ले लेगा। क्योंकि आप पहली बार पढ़ेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, आपको सभी सब्जेक्ट पे पूरा ध्यान देना होगा, आपको कोचिंग के नोट्स भी कंप्लीट करने होंगे, आपको आईसीआई का जो हमारे इंस्टीट्यूट है उसका स्टडी मटेरियल भी कंप्लीट करना होगा, और जो साथ में अमेंडमेंट्स हैं, जो भी चेंजेस हो रहे हैं मार्केट में, जो भी लॉज में चेंजेस है, उन सभी को भी आपको पढ़ना होगा। तो जब आपका फर्स्ट राउंड ऑफ स्टडी होगा तब आपको क्या करना है, आपको पूरा कवर करना है और साथ में आपको हर चैप्टर के समराइज नोट्स भी बनाने हैं। उससे क्या होगा, जब आप सेकंड और थर्ड राउंड करेंगे अपनी स्टडी का तब आपको पूरा फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप केवल समराइज नोट्स पढ़ सकते हैं सो दैट आपको एक क्विक रिव्यू मिल जाएगा जो भी आपने पढ़ा। क्योंकि सीए फाइनल लेवल पे सिलेबस इतना ज्यादा बड़ा है, इतना वास्ट है कि आपको उसको कवर करने में ही बहुत दिन लग जाते हैं। तो ये जरूरी है कि आप समरी नोट्स बनाएं, हर चीज को समराइज करें। इधर आप चार्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्म यूज कर सकते हैं, आप कुछ भी फॉर्मेट में आप जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो उस फॉर्मेट में आप नोट्स बना सकते हैं। तो सीए फाइनल लेवल पे आपकी स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह से होगी कि आपको वही 15 दिन के लिए प्लान करना होगा, उसके बाद उसी तरह से टेस्ट देना होगा। जब आप सेकंड रिवीजन करेंगे सीए इंटर और सीए फाइनल लेवल पे तब आपको क्या करना है, ओनली समरी नोट्स जो है उसको गो थ्रू करना है और साथ में कुछ ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना है जो सारे सिलेबस के सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को कवर करें। क्योंकि जब आप कोचिंग लेंगे, जब आप हमारे सीए ट्यूब के जरिए अगर क्लास लेते हैं या कोई भी प्राइवेट कोचिंग करते हैं तो वो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन देते हैं जिसमें पूरे चैप्टर का सब कुछ सारे कॉन्सेप्ट कवर होते हैं।
आपको कोशिश ये करना है कि सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें जिसमें पूरे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट कवर हों, सो दैट आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े, आपका टाइम वहां पे सेव हो जाए। तो जब आप सेकंड राउंड करेंगे तब आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है जो ओनली कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स पे फोकस्ड हो। उसके बाद जब आप थर्ड राउंड करेंगे स्टडी का, तब आपके पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको केवल कॉन्सेप्ट से गो थ्रू करना है। आप केवल कॉन्सेप्ट को समझिए, और अगर आपने कुछ क्वेश्चंस स्पेसिफिकली मार्क किए हुए हैं जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं या जहाँ पे आपको लगता है कि इसको देखना जरूरी है, मैं उस कॉन्सेप्ट में वीक हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं। तो इस तरह से मिनिमम 3 राउंड ऑफ स्टडी तो आपको कंप्लीट करना ही करना है एट ईच लेवल। उसके बाद एक और पॉइंट जो आता है मॉक टेस्ट। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं जो सी एग्जाम्स में है, तो जो मेन रीजन क्या है हमारे एग्जाम का रिजल्ट इतना कम होने का, वो ये है कि स्टूडेंट्स अपने आप को टेस्ट नहीं कर पाते, अपना आपका टेस्ट नहीं लेते, यानी मॉक टेस्ट में अपीयर नहीं हो पाते। हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो भी मॉक टेस्ट रिलीज करता है। आप चाहें तो मॉक टेस्ट इंस्टीट्यूट के ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी प्राइवेट कोचिंग के मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी आपकी जो कोचिंग क्लासेस है उनके आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। मॉक टेस्ट ज्वाइन करने से क्या होगा, आप अपने आप को एवेल्यूएट कर पाएंगे कि आपका स्टेटस क्या है, आप कहाँ तक पहुंचे। और ये जो मॉक टेस्ट है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप जब 15 दिन का प्रिपेयर करेंगे उसके बाद भी आपको टेस्ट देना है, वो अलग होगा। उसके बाद जब आप फाइनल लेवल पे होंगे, जब आपको थर्ड राउंड ऑफ स्टडी पूरा हो जाएगा, उसके बाद भी आपको मॉक टेस्ट देना है, क्योंकि इस मॉक टेस्ट में जो आईसीए रिलीज करेगा इसमें सारे अमेंडमेंट्स कवर होंगे। इसके अंदर आपको बहुत सारी नई नई चीजें मिलेगी और नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। मॉक टेस्ट को देते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो फाइनल लेवल का एग्जाम्स है वो 3 घंटे का होगा, तो यहाँ पे आपको 2 आवर एंड 45 मिनट्स में इस पेपर को कंप्लीट करना है, क्योंकि हमारे पास लास्ट के 10 से 15 मिनट सेव करना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि आप बाद में चेक कर पाओगे कि कहीं आपसे कुछ छूटा तो नहीं, कहीं आपने कुछ क्वेश्चन नहीं छोड़ दिए, या कहीं आपको कुछ गलती तो नहीं रह गई। तो 10 से 15 मिनट आपको बाद के लिए सेव करना है। साथ में जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि सीए फाइनल लेवल पे प्रॉब्लम यही आती है, इवन इंटर लेवल पे भी, कि आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता, आपका पेपर छूट जाता है, क्योंकि सिलेबस भी इतना बड़ा है, पेपर भी इतना बड़ा आता है कि उसको कंप्लीट करना ऑन टाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट। 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और ज्यादातर स्टूडेंट्स का पेपर छूट जाता है। उसका रीजन एक ही है कि वो मॉक टेस्ट में अपियर नहीं हो पाते। मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो ऑब्वियसली आपने अपने आप को टेस्ट ही नहीं किया, तो आप डायरेक्टली एग्जाम कैसे दे सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक कि आप स्विमिंग के ऊपर एक बुक पढ़ रहे हैं और आप सीधे दरिया में कूद गए, तो ऐसे करने पे आप डूबेंगे ही, आप स्विमिंग सीख नहीं पाएंगे। आपको पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा स्विमिंग का, उसके बाद ही आप एक अच्छे तरह से स्विमिंग कर पाएंगे। इसी तरह जब भी आप सीए फाइनल एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं तो आपको पहले मॉक टेस्ट देना होगा। आप जितना ज्यादा टेस्ट देंगे उतना आपके लिए बेटर है। एटलीस्ट 2 से 3 मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, सो दैट आप उसमें अच्छे हो जाए, आप अपनी स्पीड बढ़ा पाए, आप अच्छे प्रेजेंटेबल रहें, आपका जो क्राइटेरिया है प्रेजेंटेशन का वो सही हो। उसके बाद एक और बात आती है कि हमें स्ट्रेस कैसे मैनेज करें। जब आपका सीए इंटर्नशिप होता है मेनली, और साथ में फाइनल की प्रिपरेशन चलती रहती है, तो आपका शेड्यूल जो होता है वो काफी टफ होता है। जैसे मैंने आपको बताया, हमारी 6:30 से 9:30 क्लासेस होती थी, देन 11 to 5 और 6 PM हमारा ऑफिस होता था, देन अगेन 6 PM to 9 PM हमारी क्लासेस होती थी। तो इस सभी प्रोसेस में क्या होता है कि हम एक तरह से बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो इस चीज से ओवरकम करने का एक ही तरीका है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ एटलीस्ट आधा घंटा निकालें डेली। शाम को वॉक पे चले जाएं, या आप जॉगिंग कर सकते हैं, या एक्सरसाइज कर सकते हैं। डेली आधा घंटा आप के लिए जरूर निकालें। वॉक कर सकते हैं, रिलेटिव्स के साथ घूम सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, सो दैट आपको ऐसा ना लगे कि मेरे से सब कुछ छूट रहा है। नॉर्मली स्टूडेंट्स में ये फीलिंग आती है, उनको ऐसा लगता है कि इस एग्जाम के पीछे में सब कुछ छोड़ दिया, मैं ना फैमिली को टाइम दे पा रहा हूँ, ना फ्रेंड्स को टाइम दे पा रहा हूँ, मेरे सारे फ्रेंड्स मुझसे छूट रहे हैं, ऐसी फीलिंग आने लगती है। इस फीलिंग्स के दूर करने का एक ही तरीका है, आप एटलीस्ट आधा घंटा उनसे बातचीत कीजिए, उनके साथ घूमिए फिरिए। और क्योंकि आपके पास जो टाइम ये 4 साल है, ये 4 साल वापस आने वाले नहीं है, तो आपके पढ़ाई के साथ साथ आपको बाकी चीजों को भी मैनेज करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि केवल आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये जरूरी है कि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। आप लोगों के साथ घूमें, बातचीत करें, महीने में 1-2 बार आउटिंग पे चले जाएं, जिससे आपका स्ट्रेस रिलीज हो, आप अपने आप को काम फील करें, आप अपने आप को बिल्कुल कूल फील करें। तो ये हमारा ओवरऑल स्ट्रेटजी था कि हमें एग्जाम्स में किस तरह से प्रिपेयर होना है, हमें किस तरह से थ्योरी सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर होना है। जो
हमारे थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं उस पर स्पेशल फोकस देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही रीजन है जहाँ पे सीए फाइनल और सीए इंटर लेवल पे स्टूडेंट्स फेल होते हैं। सीए फाउंडेशन लेवल कंपैरेटिवली इजी होता है, क्योंकि 11th-12th क्लास में ऑलरेडी हम अकाउंट्स मैथ्स पढ़ के आए होते हैं, हमें इंग्लिश का नॉलेज होता है, इकोनॉमिक्स का नॉलेज होता है, और सीए फाउंडेशन लेवल उसी को टेस्ट करता है। लेकिन जो सीए इंटर और फाइनल लेवल पे जो सिलेबस जो चेंज होता है, क्योंकि हमारी जर्नी सीए इंटर लेवल से ही स्टार्ट होती है, जो एक्चुअल जर्नी होती है जो हमें पढ़ाते हैं अकाउंटिंग टैक्सेशन, वो सीए इंटर लेवल से स्टार्ट होता है। और यहाँ पे जो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं वो काफी बड़े होते हैं, इनका सिलेबस काफी बड़ा होता है, उसको कवर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो आपको स्पेशली उन्हीं सब्जेक्ट्स पे फोकस करना होगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास सीए एग्जाम्स, जब आप सीए बन जाते हैं, जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं, तो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है मार्केट में। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भी है, बट आई विल ट्राई कि इन क्वेश्चंस को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो जो ट्रेडिशनल जॉब्स हैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वो है अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन एंड फाइनेंस। जो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट से हमें मेनली अकाउंटेंट और ऑडिटर के नाम से जाना जाता है। तो अकाउंटिंग में क्या होता है, हमें जो भी बिजनेस है उसके जो भी लेन देन है, जो भी ट्रांजेक्शन है, उस सबका अकाउंटिंग करना होता है। एज अ ऑडिटर हमें क्या करना पड़ता है, अगर किसी एंटिटी में जो अकाउंट्स बने हैं हमें उसको चेक करना पड़ता है कि क्या अकाउंट सही तरह से बने हैं या नहीं बने। फाइनेंसिंग में क्या काम होता है, फॉर एग्जांपल आपको लोन दिलवाना है किसी क्लाइंट को, तो उसके लिए रिपोर्ट बनाना, उसका रेशियोज एनालिसिस करना, ये सब का फाइनेंस प्रोफाइल में इन्वॉल्व होता है। तो ये ट्रेडिशनल जॉब है। जो आज जो नई नई जॉब्स आ रही है, जो नई नई प्रोफाइल्स हैं, उसमें आता है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। आप किसी क्लाइंट का पैसा किस सेक्टर में लगाना चाहिए, किस इक्विटी में लगाना चाहिए या डेट में लगाना चाहिए, किस रेशियो में लगाना चाहिए, तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम भी आप कर सकते हैं। मर्जर एक्विजिशन में आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अहम रोल निभा सकते हैं। जब दो एंटिटी का मर्जर होता है, तो उन दोनों के मर्जर से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या क्या सिनर्जी हो सकती है, साथ में क्या क्या डिलीजेंस आपको एक्सरसाइज करना होता है, उन सभी में सीए का अहम रोल होता है। आप इस प्रोफाइल में अपना करियर बना सकते हैं। टैक्सेशन का मैंने आपको बता दिया, टैक्सेशन में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, किस तरह से आप इन टैक्स को कंप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से आप टैक्स की प्लानिंग कर सकते हैं, किस तरह से आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है, किस तरह से इनकम टैक्स मैनेज करना होता है हर एक यूजर का, वो आप कर सकते हैं। टैक्सेशन में भी आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप है। आपको इनकम टैक्स, जीएसटी और सभी टैक्सेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बहुत अच्छा रिकॉग्निशन मिला हुआ है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ही ऑथोराइज किया गया है ऑडिट करने के लिए। तो यहाँ पे हमें एक एडवांटेज मिलता है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कि टैक्सेशन फील्ड में हमारे पास करियर के ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। इसके अलावा आप डेटा एनालिटिक्स में भी अपना करियर बना सकते हैं। बिग डेटा को आप कैसे समराइज स्ट्रक्चर फॉर्मेट में कंपाइल करेंगे, किस तरह से आप उसको रिपोर्ट करेंगे टू द टॉप मैनेजमेंट, इस चीज में आप करियर बना सकते हैं। आप लीगल कंप्लायंसेस में आप अपना करियर बना सकते हैं, किस तरह से रेरा का कंप्लायंस करना है, किस तरह से फेमा प्रोविजन का कंप्लाई करना है, कैसे आपको कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस करना है, इनमें भी आप अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा आप एज अ फंक्शनल कंसल्टेंट, सैप, ओरेकल, इसमें भी आप अपना करियर बना सकते हैं। आईटी सेक्टर में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज है। आप बता सकते हैं कि इस एंटिटी में, एसएपी में क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। अगर कोई नई रिक्वायरमेंट आती है लॉ की, उसको आपको अपने एसएपी में किस तरह से इनकॉर्पोरेट करना है, किस तरह से आपका उस लॉ का कंप्लायंस करना है इन अवर एसएपी और ओरेकल। तो आप आईटी सेक्टर में भी अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में बहुत जॉब्स अवेलेबल हैं, जैसे कि बैंक्स में आपको क्रेडिट एनालिस्ट का रोल मिलता है, कोई आप बैंक में आप जॉब कर सकते हैं। रिसेंटली आईसीआईसीआई बैंक ने मोर देन 500 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर किया था, बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर वेरी गुड इन एनालिसिस इन फाइनेंसिंग। उसके अलावा पीएसयू में जॉब कर सकते हैं। पीएसयू में बहुत सारे रोल मिलते हैं आपको, फॉर एग्जांपल कैश एंड बैंक, ट्रेजरी, प्री ऑडिट, इंटरनल ऑडिट और टैक्सेशन, ये सभी रोल आपको पीएसयू में करने को मिलता है। एमएनसीज में भी आपको सेम रोल मिलते हैं, साथ में आप बिजनेस एनालिस्ट की तरह भी काम कर सकते हैं एमएनसीज। और बिग फोर भी एक जो मेजर रिक्रूटर है हमारा, वो बैंक्स एंड बिग फोर है। बिग फोर में आपको मेनली अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का काम होता है। उसके अलावा बिग फोर में भी आपको मर्जर एक्विजिशन, टैक्सेशन, इन्वेस्टमेंट, ये सब काम देखने को मिलते हैं। हमारा जो इंस्टीट्यूट है सी इंस्टीट्यूट, वो हर साल जो सीए फ्रेशर्स होते हैं जो नवंबर और मई एग्जाम्स में क्लियर हुए हैं, उन लोगों के लिए कैंपस प्लेसमेंट ऑर्गेनाइज करता है, सो दैट उन लोगों को अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट होने का मौका मिले। वो इंडस्ट्री की सभी कंपनीज को इनवाइट करता है और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एक प्लेटफॉर्म पे एनरोल होने को बोलता है। दोनों को वो मिलाता है सो दैट उन दोनों का इंटरव्यू हो, वो दोनों अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंपनीज
सेलेक्ट कर पाए स्टूडेंट्स को और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कंपनी चूज कर पाए। तो हमारा इंस्टीट्यूट है वो एक तरह से ब्रिज का काम करता है, जो रिक्रूटर्स और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उन दोनों को मिलाता है। साथ में जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो जो एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है उनके लिए भी कैंपस प्लेसमेंट ऑर्गेनाइज करता है, जिसका नाम करियर एक्सेंट होता है। इसमें रिसेंटली जुलाई 2021 में मोर देन 1400 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जो एक्सपीरियंस्ड है, मोर देन 1 एक्सपीरियंस, उनको अपॉर्चुनिटीज दी गई, उनको प्लेसमेंट दिया गया। तो हमारा इंस्टीट्यूट एक तरह से हमारा बैकबोन है जो हमें हर लेवल पे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल करवाता है। हमारा लर्निंग ऑल्दो डिस्टेंस लर्निंग है, हमारा कॉलेज नहीं होता, बट स्टिल जो हमारा इंस्टीट्यूट इतनी मेहनत कर रहा है स्टूडेंट्स के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, वो आई थिंक कोई नहीं कर रहा होता। हमारे लिए कैंपस प्लेसमेंट करवाना, हमें डेली जो भी अपडेट्स हो रहे हैं मार्केट में उसके लिए वर्चुअल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाना, तो हमारा इंस्टीट्यूट इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज करता है और हमें अपने इंस्टीट्यूट पे बहुत प्राउड है कि वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपको ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपने सब कुछ समझ लिया कि इस कोर्स में आप कैसे दाखिला ले सकते हैं, इस कोर्स की फीस क्या है, इस कोर्स को करने के बाद एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आपके लिए ये कोर्स बना है, क्या आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है या नहीं करना। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो ये डिसीजन लेने में आपको गाइड करेंगे। पहला फैक्टर है हार्ड वर्क। सीए कोर्स एक तरह से इंडिया का टफेस्ट कोर्स है। आईएएस जो होता है यूपीएससी एग्जाम, उसके बाद शायद सीए कोर्स ही है जो टफेस्ट है, क्योंकि इसका प्रोसीजर भी बहुत लंबा होता है। इंटर्नशिप के साथ क्लासेस मैनेज करना, देन जो एग्जाम्स होते हैं वो काफी डिफिकल्ट होते हैं लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता। ऐसा है कि आपको डरना नहीं है कि सीए कोर्स बहुत डिफिकल्ट है इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना आपको। क्योंकि आपको क्या हो रहा है, जिंदगी के 4 से 5 साल आपको अभी देना होगा, लेकिन जब आप सीए बन जाएंगे उसके बाद जो आपकी लाइफ होगी वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आपको बहुत रेपुटेशन मिलेगा, बहुत रिकॉग्निशन मिलेगा। तो आपको ये 4 साल मेहनत करना है लग के। आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको बीटेक करना है, एमबीए करना है, वहां भी आपको 4 से 5 साल देना ही होगा, वहां भी आपको मेहनत करनी होगी। अगर आप आज मेहनत करते हैं 4 से 5 साल, तो आपका फ्यूचर अच्छा होगा, आपके फ्यूचर में अच्छी रेपुटेशन होगी, आपके फ्यूचर में अच्छा रिकॉग्निशन होगा। तो यहाँ पे हार्डवर्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, आपको हर लेवल पे बहुत मेहनत करनी होगी। ये इंटर लेवल पे, फाइनल लेवल पे, दोनों लेवल पे बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। आपको जो हमारा रिजल्ट होता है वो भी 5 से 6% ही होता है नॉर्मली। तो आपको 5 से 6% लोगों के अंदर आना ये एक डिफिकल्ट टास्क होता है। तो यहाँ पे आपका बहुत ज्यादा हार्डवर्क इन्वॉल्व है। दूसरा, यहाँ पे एक बेनिफिट होता है कि आपका जो 10th या 12th के मार्क्स है वो मैटर नहीं करते। अगर आपने 10th या 12th में 55 या 60% भी स्कोर किया हो तो भी आप सीए फाउंडेशन के जरिए सीए कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके 12th में या 10th क्लास में मार्क्स कम है और इस वजह से हम सीए कोर्स नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा गलत है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जिन्होंने 10th या 12th क्लास में एग्जाम्स में कम स्कोर किया है, लेकिन वो फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्लियर कर पाए। तीसरा फैक्टर जो है कॉस्ट। अगर आप एमबीए या बीटेक करते हैं तो आपकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 10 से 12 लाख रुपए हो जाती है, जबकि सीए कोर्स के जो कोर्स है जो हमें इंस्टीट्यूट को पे करना होता है वो ऑलमोस्ट 80,000 रुपीज है। तो अगर आप कॉस्ट वाइज देखेंगे तो सीए कोर्स सबसे इकोनॉमिक कोर्स है, सबसे सस्ता कोर्स है इंडिया का, और इसका रिकॉग्निशन ऑल ओवर द वर्ल्ड है। हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसने फॉरेन बॉडीज के साथ भी एमओयूज किया हुआ है। आप फॉरेन कहीं भी बाहर जाकर आप वहां भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जो वहां की लोकल बॉडी है उसका सिंपल सा एग्जाम होता है, उसको क्रैक करके आप वहां भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इतनी कम कॉस्ट में इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, वो एक तरह से आपके लिए गाइडिंग फैक्टर है कि आपको इस कोर्स में ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है वो शायद इतने सस्ते कोर्स में, इतनी कम कॉस्ट में कोई और कोर्स अवेलेबल नहीं करवा सकता। अगर आप एमबीए करेंगे और आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में जाना है या इन्वेस्टमेंट या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जाना है तो आपको एमबीए करना होता है। और एमबीए की कॉस्ट अगर आप देखेंगे, एमबीए की कॉस्ट ऑलमोस्ट 15 से 20 लाख रुपए होती है। और अगर आप सीए रूट से जाते हैं तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 80,000 रुपीज है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे कि आपको जो सेम प्लेटफॉर्म मिलेगा आफ्टर क्वालिफाई सीए एंड आफ्टर क्वालिफाई एमबीए, लेकिन जो कॉस्ट है वो सीए में काफी कम है और अपॉर्चुनिटीज है वो काफी ज्यादा है। तो एक तरह से मैं इसलिए बायस हूँ सीए की तरफ। यहाँ पे आपकी कॉस्ट बहुत कम है और आपका जो अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे जो मेन पॉइंट आता है वो होता है हार्डवर्क का। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सीए कोर्स को ज्वाइन करने से डरते हैं। उनको ये लगता है कि सर रिजल्ट बहुत कम है,
यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सर मेहनत तो आपको हर जगह करनी होगी। अगर आप एवरेज मेहनत करेंगे इन 4 से 5 साल जो आपकी स्टूडेंट्स लाइफ है, अगर आप यहाँ पे कम मेहनत करते हैं तो आपका फ्यूचर उतना अच्छा नहीं होगा। अगर या तो आप 4 साल मेहनत कर लीजिए और लाइफ टाइम एंजॉय कीजिए, या आप 4 साल एंजॉय कर लो और लाइफ टाइम आप मेहनत करते रह जाओ। ये आपके ऊपर है, ये आपका कॉल है। सीए कोर्स में यही है फायदा, अगर आप यहाँ पे 4 से 5 साल लग के मेहनत कर ले और आप एक अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, तो आपका रेपुटेशन काफी अच्छा होगा और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा होंगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मैंने आपके सामने रखा है, आपको ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पे कुछ लिंक शेयर किया है जो आपके लिए यूजफुल होगा। जो हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है वो भी मैंने यहाँ पे शेयर की है, और आई विल ट्राई कि हम ये सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब हम यूट्यूब पे इस लेक्चर को अपलोड करेंगे वहां पे शेयर करें, सो दैट आप इस चीज का बेनिफिट उठा सको। हमारा इंस्टीट्यूट जो भी इकोनॉमिकली वीक है लोग, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है। आप उन स्कॉलरशिप को भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक आई शुड टेक अप द क्वेश्चंस नाउ। रज़ाक सर। जज़ाकल्लाह खैर शादाब भाई। मैं खलील हूँ। आई विल लीड थ्रू द क्वेश्चन एंड आंसर्स। पहले जज़ाकल्लाह खैर फॉर द एलैबोरेट प्रेजेंटेशन। आपने तो सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। लगता है कि पूछने के लिए कोई सवाल ना रहा, स्पेशली ऑन द प्रोसेस और कैसे प्रिपेयर करना है, कितना वक्त लगता है जी। फिर भी सवाल तो होते ही है। तो सबसे पहले मैं सवाल पूछूंगा तंजील काजी साहब का। उन्होंने पूछा है, आई हैव हर्ड दैट यू डिड स्कूलिंग इन हिंदी मीडियम, it becomes difficult to switch to English medium and secure a all India rank 1. Please tell something about it. ओके ठीक। तो सीए कोर्स जो हमारा है वो हिंदी मीडियम में भी आप दे सकते हैं और इंग्लिश मीडियम में भी आप कर सकते हैं, लेकिन बिकॉज मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है वो प्रेफर ज्यादा इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को ही करते हैं। इसीलिए मैंने सीए इंटर लेवल तक तो मेरा हिंदी मीडियम ही था, देन सीए इंटर लेवल के बाद मैंने इंग्लिश मीडियम में स्विच किया, एंड देन मैंने सीए फाइनल एग्जाम इंग्लिश मीडियम से क्रैक किया है। तो इसको चेंज करने में चैलेंज काफी होता है। इसके लिए मैंने किस तरह से प्रिपेयर किया, जब मेरा सीए इंटर एग्जाम्स हो गया था, जब मेरी इंटर्नशिप चल रही थी, तो मैं क्या करता था, इंग्लिश मैगजीन्स पढ़ता था। साथ में जब मैं सीए इंटर लेवल पे भी था तब मैं 2 नोट्स लेता था, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में, बिकॉज मुझे एग्जाम तो हिंदी में देना था, लेकिन मेरा टारगेट पहले से क्लियर था कि मुझे सीए फाइनल लेवल पे इंग्लिश में ही एग्जाम क्रैक करना है। तो मैं हिंदी में भी नोट्स लेता था, इंग्लिश में भी नोट्स लेता था, इन दोनों नोट्स को पढ़ता था, सो दैट मेरी जो वोकैब है इंग्लिश वो भी इम्प्रूव हो, मेरा ग्रामर वो भी इम्प्रूव हो, मेरा प्रेजेंटेशन वो भी इम्प्रूव हो। तो ये आपको प्रिपरेशन है वो इंटर्नशिप लेवल से या आपके इंटर लेवल से ही आपको स्टार्ट कर देनी है। अगर आप अभी तक हिंदी मीडियम में हो, सीए फाइनल लेवल आपका इंग्लिश मीडियम में क्रैक करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि मार्केट में जो रिक्रूटर्स है वो प्रेफर करेंगे कि आपको आपका मीडियम इंग्लिश हो, आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है, आपको पता होना चाहिए कि किसी चीज को आप मार्केट में आप कैसे डील करेंगे। क्योंकि मार्केट में अगर आप किसी बैलेंस शीट को अगर आप चिट्ठा बोलेंगे तो कोई समझ नहीं पाएगा, लेकिन अगर आप उसके लिए बैलेंस शीट यूज करेंगे तो ऑब्वियसली हर कोई समझ जाएगा कि हाँ ये इस कंपनी की बैलेंस शीट है। तो इसीलिए आपका स्विच करना जरूरी हो जाता है। तो आप इंटर लेवल एग्जाम से ही क्या कीजिए, इंटरेक्ट कीजिए जितना ज्यादा हो सकता है, आप मैगजीन्स पढ़िए, इंग्लिश में नोट्स पढ़िए, आपके जो कलीग्स हैं ऑफिस में उनसे बातचीत कीजिए, सो दैट आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाओ। तो मैंने क्या किया था, मेरा जब मैंने सीए इंटर एग्जाम दिए थे और जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था तो मेरा बीकॉम का फाइनल ईयर पेंडिंग था। तो मैंने क्या किया, मैंने बीकॉम फाइनल लेवल एग्जाम इंग्लिश मीडियम में दिए, अपने आप को टेस्ट करने के लिए कि क्या मैं अब फाइनल एग्जाम इंग्लिश में देने के लिए रेडी हूँ या नहीं हूँ। तो एक तरह से बीकॉम के एग्जाम्स को मैंने एक तरह से अपना टूल बना लिया, एक तरह से मेरा मॉक टेस्ट हो गया बीकॉम एग्जाम्स में इंग्लिश में देकर कि हाँ मैं इस एग्जाम को क्रैक कर पाया, तो मैं सीए फाइनल एग्जाम्स में भी इंग्लिश में देने के लिए प्रिपेयर्ड हूँ। तो यहाँ पे आपको इस तरह से प्रिपेयर करना होगा, आप मॉक टेस्ट देंगे वहां पे आप इंग्लिश में प्रिपेयर दीजिए, सो दैट आपको अपनी वोकैब, आपके ग्रामर इंप्रूव हो, आपका प्रेजेंटेशन इंप्रूव हो। तो इस तरह से आप अपने मीडियम को स्विच कर सकते हैं। और इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप अपने मीडियम को हिंदी से इंग्लिश चेंज करें एट फाइनल लेवल। जज़ाकल्लाह खैर शादाब भाई, बढ़िया जवाब दिया। आपका जवाब एक ही सेंटेंस में कहा जाए तो ये है कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जी जी। तो आगे सोहेल भाई ने सवाल पूछा है, उन्होंने चैट बॉक्स में पूछा है। मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपको सवाल पूछना हो तो Q&A चैट बॉक्स में पूछिए।
For those who want to ask questions, please post it in the Q&A chat box. Sohail bhai पूछ रहे हैं, sir, what is the best coaching center for CA inter in South India? मेरे ख्याल से South India से पूछ रहे हैं, थोड़ा आप अंग्रेजी में कह दें तो अच्छा होगा. Okay. So I think there is no best coaching as such. Actually, there is no limitation on physical. There is no physical boundaries nowadays, because as we all are going virtual, so you can use online platform. There is a coaching, namely Provise Institute and Sanjay Saraf Institute. You can take classes there from. They are providing online classes. There is no physical classes as of now, because they have their own limitation on setup and boundaries. So you can pursue online classes. It is better. And you can join Sanjay Saraf classes. I have also taken classes from him. You can join Provise. There's Praveen Sharma sir who teaches accountancy, and they have also other subject classes. So you can join Provise and Sanjay Saraf. And I do not recommend any coaching as of now, because I have no. I will recommend that you use CATube, because they have provided all classes and they have recorded all syllabus. जी, जज़ाकल्लाह खैर में एक सवाल ये आता है सबके दिलों में कि भाई व्हाट इज द राइट एज टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर सीए एंट्रेंस? अब मतलब क्लास 10 के बाद या उससे पहले या कैसे? नहीं, आपको जो सीए फाउंडेशन एग्जाम्स है वो आप क्लास 12th में अपीयर होने के बाद ही दे सकते हैं. तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको क्लास 12 के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा अच्छे से. जब आप क्लास 12 का एग्जाम देंगे उसके बाद आप मई में या नवंबर टर्म में सीए फाउंडेशन एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं. तो आपको जो प्रिपरेशन स्टार्ट होती है वो क्लास 11 से ही स्टार्ट हो जाती है. वैसे जब आप 12th क्लास के लिए प्रिपेयर करेंगे और 11th क्लास के लिए प्रिपेयर करेंगे तो आपका अकाउंटिंग, बिजनेस, इकोनॉमिक्स और मैथ्स, इन सब का सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है. जब आप इन सभी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपकी सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन भी साथ साथ चल रही है, क्योंकि सीए फाउंडेशन का जो सिलेबस है वो आपकी 11th और 12th क्लास का ही सिलेबस है. जो भी उसमें टॉपिक्स हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, वो मोस्टली 11th और 12th क्लास के सिलेबस को ही कवर करते हैं. तो आपको अलग से उसको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है जब आप 11th और 12th क्लास में हो. जब आप 12th क्लास को पास कर लेते हैं उसके बाद आपको जस्ट एक बार सीए एंट्रेंस यानी सीए फाउंडेशन कोर्स को गो थ्रू करना होगा. उसके बाद आपको प्रिपेयर करना होगा. अदरवाइज आप क्या करेंगे, सीए फाउंडेशन की वजह से आप अपने 11th और 12th क्लास की पढ़ाई को हार्म कर देंगे. तो इट इज बेटर कि आप 12th क्लास को पहले फोकस करिए, 12th क्लास को क्रैक कीजिए, उसके बाद आप सीए फाउंडेशन एग्जाम की तैयारी कीजिए. क्योंकि आपको ऐसा नहीं करना कि 12th क्लास पे आपका इम्पैक्ट हो उसकी वजह से. आप पहले 12th को अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि अगर आप 12th को अच्छे से करेंगे तो आपकी सीए फाउंडेशन की तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है. ठीक, तो आप 12th क्लास करने के बाद आप स्टार्ट कीजिए सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन. और अगर आपको लगता है आपको टाइम ज्यादा चाहिए, आपकी कैचिंग पावर कम है, तो आप 12th क्लास मार्च मंथ में आपके 12th के एग्जाम्स होते हैं, तो आप नवंबर मंथ में सीए फाउंडेशन का एग्जाम दीजिए. अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है 11th 12th क्लास की और आपकी कैचिंग पावर भी अच्छी है, तो आप मई मंथ में भी सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हैं. माशाल्लाह, बहुत आपने तो इसके बारे में बहुत उम्दा जवाब दिया. My hope is all the listeners are taking notes, especially aspiring CAs. मुजफ्फर पार्कर साहब पूछ रहे हैं, can one secure rank in CA final without coaching? Is study material, RTP and practice manual sufficient? Yeah, actually there is no perfect answer on this question. It depends up to us. Actually I had taken classes of almost all subjects except one. क्लासेस का बेनिफिट क्या होता है कि आपको गाइडेंस मिल जाता है, आपको पढ़ने का तरीका जो है, सलीका जो है वो बता देते हैं, वो गाइडेंस मिलता है. अगर आप जब खुद से स्टडी स्टार्ट करते हैं, ऑब्वियसली आप पास कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वी कैन नॉट गारंटी, वी कैन नॉट से कि आप रैंक सिक्योर कर ही लेंगे. इवन मैंने तो सारी क्लासेस भी ली थी, तब भी नो वन कैन गारंटी कि आई विल सिक्योर अ रैंक. तो इसमें कुछ ये नहीं, आप इसका आंसर यस या नो में नहीं दे सकते, ये आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है. मैंने 1-2 सब्जेक्ट मैंने खुद सेल्फ प्रिपेयर किए थे. मैंने सेल्फ स्टडी किया था ऑडिट का एंड अकाउंटिंग का, और उसमें भी मैंने काफी अच्छा स्कोर किया. तो ये डिपेंड करता है आपको जिस सब्जेक्ट की कोचिंग की रिक्वायरमेंट है, आप सब्जेक्ट की कोचिंग लीजिए. क्योंकि टैक्सेशन है, आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, आपका अकाउंटिंग है, एक कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, जहाँ पे आपको सीखने की जरूरत पड़ेगी. आप किसी प्राइवेट कोचिंग को ज्वाइन मत कीजिए. हमारे यूट्यूब चैनल है जो ICAI का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, CA ट्यूब चैनल.
आपको वहां पे सारी क्लासेस अवेलेबल मिल जाएगी। आप क्या कर सकते हैं, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, और जिस जिस टॉपिक पे आपको लग रहा है कि डाउट है, जिस टॉपिक पे आप वीक हैं, उस टॉपिक की आप यूट्यूब से क्लासेस ले सकते हैं। तो आपको कहीं प्राइवेट कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। साथ में जो स्टडी मटेरियल आरटीपीज है, ये आपका एक बेस है, आपको ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, आपको मॉक टेस्ट भी देना है। तो आपका ये इस क्वेश्चन का आप हाँ या ना में आंसर नहीं दे सकते, ये बिल्कुल केस बेस्ड है। Jazakallah khair. For those who don't follow Hindi Urdu, Shadab bhai basically said that it's not a yes or no answer. It depends. Okay, bhai, if you have the discipline to follow everything and do things right, you should be able to do yourself and get help where there are weaknesses. If you have a weakness in a certain point, you can approach people who are experts like Shadab bhai. And when we invite Shadab bhai, जब हम उनको बुलाते हैं, आज तक तो उन्होंने कभी ना नहीं कहा, बल्कि बहुत सारे बार उन्होंने खुद आके मदद की। जज़ाकल्लाह खैर भाई। ये एक सवाल मेरे दिल में आता है, मेरे जो स्कूलमेट्स होते हैं ना, उनके बारे में जब सोचता हूँ, बहुत सारे स्कूलमेट्स मेरे जो है आजकल सीएस बन चुके हैं, और जब सोचता हूँ क्लास में, तो वो कोई रैंकर्स नहीं थे, कोई बढ़िया इंटेलिजेंट या स्मार्ट या ये जो है ना बहुत चालाक बच्चा है सोचते नहीं थे, या बच्ची है। इनफैक्ट एक लड़का है जो मेरे दोस्त का छोटा भाई है, वो तो फेल हुआ करता था। मतलब फेल होना उसके लिए मतलब एक नॉर्मल चीज थी, जैसे हम ब्रेकफास्ट करते थे। लेकिन आज जो है उसको तमिलनाडु में एक जीएसटी एक्सपर्ट माना जाता है, वन ऑफ द टॉप जीएसटी एक्सपर्ट्स। तो ये सीए जो कंप्लीट करते हैं, इसमें क्या चीज है भाई? आप कुछ स्पेशल पानी पीते हैं या कुछ ये करते हैं, क्या है? नहीं, एक्चुअली जो हमारा 10th या 12th क्लास के जो हमारा एकेडमिक जो होता है स्कूलिंग, उसका इतना फर्क नहीं होता। अगर आप स्कूल में वीक हैं, आपका अच्छा स्कोर नहीं हो पाया, लेकिन जब आप सीए कोर्स में आ रहे हो, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप सीए एग्जाम सिंगल अटेम्प्ट में भी क्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका पास एकेडमिक है, जैसे अगर आप 10th में फेल हुए थे या फिर आप पास हुए, या 12th में आपको 1-2 अटेम्प्ट लग गए पास होने में, तो वो मैटर नहीं करता। आप तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है कि यहाँ पे हर बच्चा मेहनत कर रहा होता है। यहाँ पे हर बच्चा का एक ही टारगेट होता है कि हमें इस एग्जाम्स में जितना जल्दी हो सकता है क्रैक करना है, या रैंक लानी है, या हमें बिग फोर ज्वाइन करना है, या हमें पीएचडी ज्वाइन करना है। हर एक बच्चा लगा रहता है उस चीज में। तो ये डिपेंड करता है आपके एनवायरनमेंट पे। अगर आप अच्छे एनवायरनमेंट में रहेंगे, आप अच्छे स्टूडेंट्स के बीच में रहेंगे, तो इवन दो आपका जो पास ट्रैक है, पास पे आपको भले फेल हुए हैं, आपका परसेंटेज कम रहा है, तो भी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एकेडमिक्स में उनकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है वो ज्यादा अच्छी नहीं होती, बीकॉम में अच्छा स्कोर नहीं होता, इवन वो सीए एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं, वो एक अटेम्प्ट में पास कर जाते हैं। इवन जो नवंबर 18 का जो रैंक होल्डर था मेरे साथ, उसका भी कभी रैंक नहीं आया था, ना इसका 12th में आया था, ना ही सीए फाउंडेशन में था, ना ही इंटर पे था, लेकिन फाइनल में वो रैंक स्कोर कर गया। क्योंकि यहाँ पे क्या चाहिए, आपका डिसिप्लिन चाहिए, आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए, आपका हार्डवर्क चाहिए। आप जितना ज्यादा हार्डवर्क करेंगे, जितना आपका डिसिप्लिन रहेंगे, उतने आपके पास होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। हो सकता है कि स्कूल टाइम पे नादानी होती है, उस टाइम पे हम उस चीज को सीरियस नहीं लेते, लेकिन जब हम इस कोर्स में आ जाते हैं, जो हम देखते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हैं, हमारे सीनियर्स को देखते हैं, तो उनको देख के ही हम सीख लेते हैं कि इन्होंने ये गलती की है फाइनल लेवल पे, इन्होंने पढ़ाई इतनी कम की इसलिए शायद ये फेल हुए, तो हमें ऐसी गलती दोबारा नहीं करनी, हमने ज्यादा पढ़ना है इनसे, so that हम एक बार में ही सीए क्रैक कर पाए। जज़ाकल्लाह खैर। Basically, what Shadab bhai said is discipline, consistency, and hard work is the way to go. Past failures don't mean anything. जैसे म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स में लिखा रहता है ना, past performance is not guarantee of future जो भी है future returns. ऐसे ही आप, if you have failed in the past, doesn't mean that you cannot course correct and do it. There is always opportunities. उस हिसाब से कोई एज लिमिट है क्या शादाब भाई? No, there is no age limit. No, there is no limit. तो मैं भी लिख सकता हूँ? Yes, you can also. Yes, there was a lady who has become a chartered accountant at the age of 51. माशाल्लाह। नहीं, मेरा तो 51 हो चुका है। नहीं, उसके बाद भी आप बन सकते हैं। चलिए if I do it, I will, then you will start quoting me कि भाई there was one man who did it at the age of 54. अच्छा शादाब भाई, ये सवाल है हमारे रज़ाक भाई से पूछा हुआ। Today's presentation was the best. You showed your 10 years journey on PowerPoint in 30 minutes. 10 साल की कहानी आपने 30 मिनट में बता दी और बहुत बेहतरीन तरीके से। Can you also share your future plan about what next?
व्हाट्स द नेक्स्ट गोल फॉर शादाब, मतलब गोल सेटिंग के बारे में, वो भी आपने पहले गोल सेटिंग के बारे में थोड़ा कहा था, एम फॉर द स्टार्स, एम फॉर द मून, कि भाई बहुत उम्दा तरीके से समझाया था, तो उसमें कुछ इजाफा करके दिखाइए भाई। Currently, actually, अभी I am working in ONGC and I have planned कि apart from my current job, I start teaching and मैं एक फ्री प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं who cannot afford classes, उनको हम क्लासेस अवेलेबल कराएं। तो अभी मेरा उस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। मेरा कोशिश यही है कि क्योंकि जब हम उस एज में होते हैं जब हमें किसी हेल्प की जरूरत होती थी, हमारे पास कोई होता नहीं था, तो मेरा अभी यही मेरा मामूल है कि मैं यही कोशिश करूंगा कि आई विल प्रोवाइड कोचिंग टू ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर अंडर प्रिविलेज्ड। और साथ में अगर कुछ आगे की तैयारी करने की जरूरत है तो अभी ऐसा एज ऑफ नाउ मुझे आगे कोई एग्जाम्स वगैरह की तैयारी नहीं है। अभी मेरा गोल केवल कोचिंग पे ही है। आई विल ट्राई टू प्रोवाइड फ्री कोचिंग्स टू ऑल। माशाल्लाह शादाब भाई, आपके तो बहुत उम्दे टारगेट्स हैं। इसमें हमारा एएमपी के तरफ से कोई आपको हेल्प चाहिए, कोई रिसोर्सेस चाहिए, सारे आपके सामने हैं। जो भी चाहिए आप इस्तेमाल कीजिए। कम्युनिटी के बेहतरी के लिए जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो आप वो क्या चाहिए, अभी तो यू आर गोइंग टू अपलोड दिस वीडियो आल्सो, वी आल्सो अपलोड एक्चुअली। अभी फेसबुक पे भी लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है और इंशाल्लाह हमारे वेबसाइट पे भी अपलोड होगा, आपके यूट्यूब चैनल पे भी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह कई हजार या लाख बच्चों को तक पहुंच जाएगा। वैसे हमारे एक दोस्त का लड़का मलेशिया में, वो भी सीए कर रहा है, वहां से ये कोशिश कर रहा है। अभी भी वो उनका थोड़ा टाइम ये होता है ना। तो चलिए, तंजील काजी साहब ये पूछ रहे हैं, सर गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेफरेबल है या सीए करना चाहिए? व्हाट इज मोर प्रेफरेबल अकॉर्डिंग टू यू? ये थोड़ा सा आप समझा दीजिए। जी, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हमारा जो यूथ है उसकी ये टेंडेंसी बन चुकी है कि वो बस गवर्नमेंट एग्जाम्स को देख के है बस उसके पीछे भागते हैं। उनका ये टारगेट होता है हमेशा कि हमें बस गवर्नमेंट जॉब चाहिए। उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि वो लोग क्या करते हैं, 12th क्लास के बाद जस्ट बीकॉम या बीए कर लिया या एमए कर लिया, उसके बाद जस्ट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में लग जाते हैं। तो क्या होता क्या है, जब वो ग्रेजुएट हो जाते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, उसके बाद वो बस कंपटीशन एग्जाम देते रहते हैं। अब जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं वो होता है गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। गवर्नमेंट चाहे तो वैकेंसी निकाले, गवर्नमेंट चाहे तो वैकेंसी नहीं निकाले। तो प्रॉब्लम क्या हो गई हमारे यूथ के साथ, वो बस उसके ऊपर डिपेंडेंट है, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है कि गवर्नमेंट अगर वैकेंसी निकालेगी तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर कोई गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकालती तो उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो इस वजह से क्या हो रहा है, हमारे यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसीलिए सीए कोर्स इसलिए भी प्रेफरेबल है। यहाँ पे आपको क्या होगा, अब जैसे सीए इंटर्नशिप जब आप करेंगे तो आपको 3 साल तक रिगरस ट्रेनिंग होती है हमारी, जहाँ पे आपको हर काम सिखाया जाता है। आपको अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिट और मर्जर एक्विजिशन, हर चीज के ऊपर आपकी ट्रेनिंग दी जाती है। आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी सिखाया जाता है किसी किसी फॉर्म में। तो इन सब चीजों की आपको ट्रेनिंग दी जाती है और 3 साल की ट्रेनिंग करने के बाद आप में इतनी कैपेबिलिटीज डेवलप कर दी जाती है कि यू विल बी एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट इंडिपेंडेंटली। आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना होगा, आपको किसी गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होना कि गवर्नमेंट जॉब देगी तो ही हम सर्वाइव कर पाएंगे, गवर्नमेंट कोई वैकेंसी निकालेगी तो ही हमें जॉब मिल पाएगी। आपको 3 साल की ट्रेनिंग में इतना कैपेबल बना दिया जाता है, आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज डेवलप कर दी जाती है जो एक बिजनेसमैन में, जो एक प्रैक्टिशनर में होनी चाहिए। तो इसीलिए सीए एग्जाम्स ज्यादा प्रेफरेबल है rather देन गवर्नमेंट जॉब्स। आप जब सीए बन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास जब भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती है आप खुद वहां पे अप्लाई कर सकते हैं और आप गवर्नमेंट जॉब भी ले सकते हैं। तो आपको फोकस करना है अपनी क्वालिफिकेशन पे, आपको अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना है, अपनी क्वालिटीज को इम्प्रूव करना है, अपने एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करना है। जब भी एग्जाम आते हैं गवर्नमेंट का एग्जाम दे दो, इट डजंट मैटर। चलिए, अभी तो वक्त हो गया लेकिन सवालात तो खत्म नहीं हो रहे, बहुत सारे हैं। शायद आपको कभी और बुलाएंगे, जैसे आपकी ओएनजीसी एक्सपीरियंस और करियर अपॉर्चुनिटीज इन पीएसयू, ये सब के बारे में कभी और आपसे गुफ्तगू करेंगे। जी। अभी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ वक्त गुजारा। अभी मैं सिस्टर हेबा और आप हैं क्या यहाँ? उनका थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन। yes, जज़ाकल्लाह खैर, आप यू गो अहेड। So sorry about the interruption earlier, everyone.
I would like to give a thanks to everyone. First of all, I would like to thank Almighty Allah for bestowing us with the capability to attend, conduct, and organize this web talk. May Allah guide us always. Ihdina siratal mustaqim. Going ahead, I would like to thank our today's speaker, Mr. Shadab Hussain, for coming forward to help and guide the participants. Thank you so much, Mr. Shadab, for taking your time out of your busy schedule and making this difficult topic so simple by breaking it down and explaining us each and every step. Uh, I really appreciate taking you this session because someone like me, who is a complete novice, who does not know about CA examination at all, now I guess I can give answers to basic questions to anybody. So thank you so much for making it simple and making it so detailed. Thank you so much, Mr. Shadab. Next, I would like to thank all the participants for joining this session, making it successful, keenly asking your questions and doubt. We really appreciate you all. You all are someone who we are looking forward to. Please take good advantage of these sessions and move ahead. At last, but not the least, I would like to thank the entire AMP team for organizing this web talk and for all the hard work that goes behind this. Is something which is not visible, but there are lots of work which goes behind this, and everybody has their own professional life too, but they all manage well and try to make this a successful event. So thank you, the entire AMP team, for organizing this. So thank you, everyone. Jazakallah.